Welcome again. A very good morning to all of you. Class 9th, subject Social Studies, History, Chapter 2, Socialism in Europe and Russian Revolution. So we have started, the topic is the coming of socialism to Europe. And now the last topic of this 1.3 topic, Karl Marx, 1818 to 1883. हम बात कर रहे हैं आज कार्ल मार्क्स के बारे में. हु वॉज द ग्रेटेस्ट सोशलिस्ट. कार्ल मार्क्स का नाम अगर सोशलिज्म का नाम आता है तो उसके साथ में कार्ल मार्क्स का ज़रूर आता है, बिकॉज ऑफ सोशलिज्म को एक परफेक्ट डायरेक्शन देना और एक स्ट्रॉन्ग बेस देने का काम किया था, वो किया है कार्ल मार्क्स ने. सो दैट्स वाई कार्ल मार्क्स को माना जाता है सोशलिज्म का फादर. Now, Karl Marx and Friedrich Engels both were very close friends and the writer and socialist also. एक्चुअली इनकी जो ये फ्रेंडशिप थी ये बुक में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. ये जो फ्रेंडशिप हुई थी इनकी, वो कार्ल मार्क्स एक बार इंग्लैंड गए थे और वहाँ जाके उन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दिया था, लिखना शुरू कर दिया था. और वहीं पे इनकी मुलाकात जो थी वो फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, और जब दोनों की थॉट्स मैच करने लगी तो उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो गई, और फिर दोनों ने मिलके लिखना शुरू किया, वो भी सोशलिज्म के फेवर में और कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट जाकर. और इतना स्ट्रांगली इनका लिखना था कि इसी ने रेवोल्यूशन लाने का काम किया था रशिया में भी और फ्रांस में भी. नाउ व्हाट अबाउट द मार्क्स? Added other ideas to this body of arguments. सोशलिज्म के बारे में जो आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जा रहे थे उनमें इन्होंने अपने आइडियाज़ भी दिए थे. मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट. जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो क्या थी? कैपिटलिस्ट थी. क्यों कैपिटलिस्ट थी? क्योंकि इंडस्ट्री जिनके पास रह रही है, सेम थिंग मैंने पहले भी बताया था, इंडस्ट्री जिसके पास है वो ऑनर क्या करता है? सारी बेनिफिट को गेन करने का काम वो ऑनर करता है. ठीक है, तो वो ऑनर क्या होगा? वो तो रिच होता जा रहा है, और वो रिच किसकी वजह से हो रहा है? वर्कर्स की वजह से, क्योंकि उसको बेनिफिट कौन दे रहा है? प्रोडक्शन दे रहा है. और प्रोडक्शन करने का काम कौन कर रहा है? प्रोडक्शन करने का काम वर्कर्स कर रहे हैं. तो डायरेक्टली ये बेनिफिट किसको जा रहा है? ऑनर्स को जा रहा है. तो वो क्या होता जा रहा है? रिच होता जा रहा है, और वर्कर्स जो है उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ बेनिफिट्स, और वो बेनिफिट्स का किसी का हिस्सा भी नहीं है. Now capitalists owned the capital invested in factories, and the profit of capitalist was produced by the workers. The same thing which I told you. The conditions of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. अब ये जो कंडीशन हो रही थी वर्कर्स की, ये चेंज नहीं होती जा रही थी, नहीं सुधर रही थी. बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाते रह रहे थे. कौन? जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट है. अच्छा, यहाँ पे प्राइवेट कैपिटलिस्ट का मीनिंग ये होता है बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो एनी गवर्नमेंट, देयर इज़ नो एनी कोऑपरेटिव और कोऑपरेशन बिटवीन द पब्लिक एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. जो पब्लिक है, जो वर्कर्स है, उनका डायरेक्टली भी नहीं है और इनडायरेक्टली भी नहीं है. क्या नहीं है? कोऑपरेशन नहीं है. और सेकेंड थिंग, प्रॉफिट में कोऑपरेशन नहीं है. सेकेंड थिंग, कॉपरेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कोई गवर्नमेंट भी नहीं है. नाउ मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री दैम सेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन. अब मार्क्स ने डिसाइड कर लिया था, क्या डिसाइड कर लिया था? कि वो क्या करेगा? कैपिटलिस्ट के जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट उनका शोषण कर रहे हैं, उससे उनको छुटकारा दिलाएगा. Workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. अब यहाँ पे क्या होगा? जो प्रॉपर्टी है वो सारी क्या होगी? सोशलिस्ट के कंट्रोल में आ जानी चाहिए. कुछ ऐसा किया जाना चाहिए. सोशलिस्ट कौन है यहाँ पे? वर्कर्स. दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी. और ये क्या हो जाएगा? एक कम्युनिस्ट सोसाइटी हो जाएगी. अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही चीज़ है जो रॉबर्ट ओवन ने भी बोली थी, लुइस ब्लैंक ने भी अदर वर्ड्स में बोला था. यहाँ पे मतलब ये है कि जो बेनिफिट हो रहा है
जो प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल डिमांड क्या है, उस प्रॉफिट में क्या होना चाहिए, वर्कर्स को भी कुछ मिलना चाहिए, कुछ परसेंट उनका भी पार्ट होना चाहिए। देखो जनरली हर कंपनी में ये होता है, आज भी होता है, वर्कर्स का, एम्प्लॉयज़ का कुछ ना कुछ पार्ट थोड़ा बहुत रहता है कंपनी के बेनिफिट में, और ये होना चाहिए। दिस इज़ अ लेबर लॉ ऑल्सो। अभी यहाँ ना तो गवर्नमेंट बनी है, तो जब गवर्नमेंट ही नहीं बनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, तो फिर लेबर लॉ कहाँ से आएगा, तो अभी यहाँ पे नहीं है। नाउ दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, और अगर ऐसे सोसाइटी बन जाती है जिसमें वर्कर्स को भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये कैसे सोसाइटी हो जाएगी, कम्युनिस्ट सोसाइटी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रिम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विथ कैपिटलिस्ट। अब इसमें क्या मतलब है इसका, जो वर्कर्स हैं उनकी जीत हो जाएगी, और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब जो झगड़े हैं किसके साथ, कैपिटलिस्ट लोगों के साथ, वो भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगेन मार्क्स का क्या बिलीव था, बाय ओवरथ्रोइंग रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंट्रोलिंग प्रॉपर्टी सोशली। अब ये कह रहा है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी कर रखी है, किसने कर रखी है, कैपिटलिस्ट ने। कौन है कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्रीज़ है जिनके पास में, इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक अगर उनको दिया है तो वर्कर्स को भी देना चाहिए। सो वर्कर्स को अगर ये हक मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, सोशली इक्वलेंस आ जाएगी। यानी कि जो ये ऑड इवन वाला जो चल रहा था सिस्टम, ये जो अप एंड डाउन या क्लास कैटेगरी का क्लासिफिकेशन हो रहा था, रिच पुअर हो रहा था, कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म का डिवाइडेशन चल रहा था, इट विल बी ओवर, इट विल बी फिनिश्ड। ये सब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसकी कोशिशें करनी चाहिए। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और अगर आप ऐसा करते हो तो धीरे धीरे चल के ये फ्यूचर के लिए भी क्या हो जाएगा, एक नेचुरल सोसाइटी हो जाएगी। यानी कि सब लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और जो हम इक्वल राइट्स वाला चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी चाहते हैं, वो भी मिल जाएगी। इन शॉर्ट ऑफ, दे जस्ट वांटेड द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी टूवर्ड्स वर्कर्स ऑल्सो। वो चाहते थे वर्कर्स के पास में भी ये हक होना चाहिए कि वो किसी तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी रखें। और अगर इसको रखने में दिक्कत आती है, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी दे कांट अफोर्ड दैट, तो कैपिटलिस्ट उनको हेल्प करने चाहिए, सपोर्ट करने चाहिए इसके लिए। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ सोशलिज्म, सपोर्ट ऑफ फॉर सोशलिज्म। ये सपोर्ट मांग रहे हैं सोशलिज्म के लिए। बाय द 1870s, 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, वेयर एज इंडिया वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इसको ऐसे कंपैरिजन करके चलेंगे ना तो हिस्ट्री आपको अच्छे से लर्न होता रहेगा, ठीक है, कब क्या हो रहा है, कब कहाँ कैसे चल रहा है। हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं अभी। तो 1870 में सोशलिस्ट आइडियाज़ स्प्रेड थ्रू यूरोप। अब ये जो सोशलिस्ट वाली बात थी ना, ये पूरे यूरोप में जो थी वो फैल रही थी धीरे धीरे। अब ये आगे जाके एशिया तक पहुँचेगी। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। और ये इतना फैला कि आगे चल के, जो मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, इस वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज थी, जो पूरा वर्ल्ड था, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक था कैपिटलिज्म में डिवाइड हो गया था, और दूसरा हो गया था किस में, सोशलिज्म में। यहाँ कैपिटल में वो लोग आते हैं जो मनी को, जो इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, रिच कैटेगरी जो है, अपर मिडिल क्लास, उसको सपोर्ट करें, और सोशल में सारे लेबर्स वगैरह आ रहे हैं। इसमें कैपिटलिस्ट ऑल्सो वेलकम्ड, यहाँ पे कैपिटलिस्ट की भी एंट्री है, लेकिन वो हुज आर सपोर्टिंग टू सोशलिज्म फीलिंग, जो सोशलिज्म की भावना को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। नाउ ये एक इंटरनेशनल लेवल पे सेकंड बॉडी बन गया था, किसके लिए, सारे पूरे इंटरनेशनल लेवल के सोसाइटी और समाज के लिए। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्कर्स के बारे में बता रहे हैं। वर्कर्स कहाँ के, इंग्लैंड और जर्मनी के। उन्होंने क्या किया था, एसोसिएशंस बनाने शुरू कर दिए थे, फॉर्मिंग करना शुरू कर दिया था। किसके लिए, ऐसी वर्किंग की कंडीशंस के लिए। देखो जर्मनी और कहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है, इंग्लैंड में भी शुरू हो गया है। नाउ दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। अब उन्होंने क्या किया था, एक तो उन्होंने अच्छा खासा फंड यानी कि ऐसे फंड सेट कर लिया था जिससे वो क्या कर सकते हैं, मेंबर्स की हेल्प कर सकते हैं टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, जब वो परेशान रहे। और उन्होंने डिमांड करनी शुरू की थी किस चीज़ की, देखो दो ही प्रॉब्लम थी उस टाइम में। वर्कर्स को क्या नहीं मिल रहा था, इतना पेमेंट नहीं मिल रहा था जितनी वो मेहनत कर रहे थे। सेकंड चीज़ आ जाती है कि उनको टाइम नहीं मिल रहा था, ठीक है, यानी कि ओवर टाइम करना पड़ता था। तो इन दोनों प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ था, कुछ ऐसे एसोसिएशंस बने थे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने थे जिन्होंने क्या किया, पेमेंट के लिए तो उन्होंने फ़ंड कलेक्ट कर लिया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। टाइम के लिए उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी, टाइम में रिडक्शन की, ठीक है, यानी कि टाइम जो है वो कम किया जाना चाहिए। एंड द राइट टू वोट, और उनको क्या कहा जाने लगा, उन्होंने डिमांड की वोट करने की, यानी कि अब वो सीधे सीधे डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प्ड इट व्हेन पार्लियामेंट्री सीट्स। अब ये क्या है, यहाँ पे जर्मनी में डिमांड हो रहा है किस चीज़ की, एसोसिएशन की। अब उन्होंने क्या किया था, पार्टीज़ बनानी शुरू कर दी थी इलेक्शन के लिए, यानी कि गवर्नमेंट फॉर्मिंग के लिए। दीज एसोसिएशन वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, मीन्स एस सोशल, पी का मीनिंग है पार्टी एंड डी का मीनिंग होता है डेमोक्रेटिक, ठीक है। एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स, और उन्होंने क्या कहा, उनकी मदद से वो जीतना चाहते थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, जीत करके ऐसी पार्टीज़ जो थी वो प्रमोट करना चाह रही थी लेबर्स को। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। और वो क्या चाहते थे, वो ये कंडीशन थी उनकी कि वो ये जो यूनियन बना रहे हैं इसमें लेबर पार्टी होगी। ब्रिटेन में बात कर रहे हैं, ब्रिटेन में भी एक लेबर पार्टी बन रही है, एक यूनियन फॉर्म हो गई है। एंड सोशलिस्ट पार्टी बनी है फ्रांस में। देखो ये सारा जो हो रहा है ना, सिर्फ सोशलिज्म के बेस पे हो रहा है, अलग अलग जगह पे क्या हो रहा है, अलग अलग पार्टीज़ बन रही है, ठीक है। जर्मनी में जहाँ पे यूनियन फॉर्म हो गई है, वहाँ पे ब्रिटेन में लेबर पार्टी बन गई है, और फ्रांस में क्या हो गया है, सोशलिस्ट पार्टी बन गई है। हाउ एवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सेस इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी क्या है, अभी तक गवर्नमेंट नहीं सक्सेस हो पाई थी, यानी कि वो एक गवर्नमेंट की फॉर्म बनाने में या गवर्नमेंट बनाने में सक्सेस नहीं हो पा रहे थे यूरोप में। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज डिड शेप legislation, but governments continue to be run by conservatives, liberals and radicals. The same thing क्या चल रहा था यहाँ पे सेम चीज़ यही हो रही थी कि कुछ भी करके जो सोशलिस्ट पार्टीज़ आना चाह रही थी वो नहीं आ पा रही थी पावर में, और इन सब के बजाय पार्लियामेंट और पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फिगर थे उन्होंने कोशिश की उसको डालने की, उसको रिप्रेजेंट करने की, बट इतना सक्सेस नहीं हो रहे थे जितना कि ये कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स चल रहे थे। ठीक है, हमने सेकंड पॉइंट जो पढ़ा था इस चैप्टर में वो यही पढ़ा था। उस वक्त ये चल रहा था, कंजर्वेटिव थॉट चल रही थी या फिर लिबरल। कंजर्वेटिव जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं, या फिर लिबरल्स को। एंड रेडिकल्स जो चाहते थे क्या, ग्रोइंग होना, जो डेवलपमेंट चाहते थे बट विद अ प्रॉपर मैनर, जो एक प्रॉपर मैनर में क्या चाहते थे, डेवलपमेंट को चाहते थे। और लिबरल्स न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना चाहते थे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते थे।
तो इतनी 3 ऑलरेडी जो पॉलिसीज़ है वो चल रही है। ऐसे में जो 4th नंबर की पॉलिसी आना चाहती है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, सोशलिज्म, दैट वाज फेल्ड टू कैप्चर द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टू ओवरटेक दीज रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स पॉलिसीज़। इन सबको टेक ओवर करने में भी वो फेल हो गई थी। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर and we'll start a new topic, that is Russian Revolution, in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.